तो दोस्तों मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की, जो हमने पिछली वीडियो लाई थी जिसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो उस पर काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स किए थे कि इसका सोल्यूशन भी लेकर के आइए, और जैसा कि मैंने उस वीडियो में बोला भी था कि इसका सोल्यूशन अगर चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं लेकर के आऊँगा। तो आप लोगों के लिए ये डिमांड पर ही यह जो है सेशन स्टार्ट किया जा रहा है। तो यह वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिलेगी। अप्लाइड फिजिक्स में जितना मैं बताता हूँ इतना तैयार कर लेंगे तो आप लोगों का बैक नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल को क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि आप लोगों का जो भी पीडीएफ आप लोगों को मिलेंगे वहीं पर ही मिलेंगे। तो ये पीडीएफ आप लोगों को अभी तो पेड कोर्स है, लेकिन आप लोगों को कुछ समय के बाद आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा यहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें कि विमीय समीकरण क्या होता है, तो इसी पर था। तो यहाँ पर विमीय विश्लेषण, तो विमीय विश्लेषण की उपयोगिता क्या है, कि विमीय सूत्र क्या होता है, या क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 में केवल एक दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे जो विमीय से रिलेटेड थे। तो किसी भौतिक राशि में प्रयुक्त मूल मात्रकों को विमीय रूप में लिखने पर प्राप्त को विमीय सूत्र कहा जाता है। और विमीय सूत्र के समीकरणों की सत्यता की जांच करना, तो इसमें है कि इसके लिए जिस सूत्र या समीकरण की जांच करनी होती है, इसके दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिखकर उनमें प्राकृतिक राशियों की विमाओं की तुलना करते हैं। तुलना करने पर यदि समीकरण के दोनों राशियों और विमाएं बिल्कुल एक जैसी होती हैं तो समीकरण सही यानी कि सही माना जाता है, अन्यथा यह सही नहीं होता है। इसके निम्न उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि आप लोगों का एक जो है फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। इसमें अंतिम वेग v है और जिसका विमीय सूत्र है एल टी माइनस वन, और उसके बाद प्रारंभिक वेग यानी कि u का भी मात्रक वही है सेम एल टी माइनस वन। त्वरण का जो विमीय सूत्र है यानी कि मात्रक क्या विमीय सूत्र जो भी है एल टी माइनस टू, और उसके बाद समय का विमीय सूत्र टी होता है। अब क्या है कि अतः इन दिए गए सूत्रों को रखने पर यानी कि जिसके स्थान पर जो है उसी के स्थान पर जो है सभी मात्रकों को रखने पर, जो विमीय सूत्र है उन सभी को रखने पर उसका जो दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। क्योंकि दोनों पक्ष में प्रत्येक पक्ष एक जैसी हैं अर्थात सूत्र सही है, तो इससे आप लोग सूत्र के सत्यता की भी जांच कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसी में से है, लेकिन आप लोग देख लेना इतना। विमीय मात्रक ज्ञात करना। अब विमीय मात्रक कैसे ज्ञात किया जाता है, देखिए भौतिकी के किसी विमीय सूत्र की आई मूल राशियों एवं विमीय संकेतों के आधार पर उनके मूल मात्रक लिखने पर भौतिक राशि का जो मात्रक प्राप्त होता है उस भौतिक राशि का विमीय मात्रक कहलाता है। अब इतना आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, इतना जानते होंगे, और इसको लिख लेना अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर क्या है कि उपरोक्त सूत्र के द्वारा हम इसके मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं। इसको एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हम लोग बदल सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं अगर आप लोग को ज़रूरत है तो। अब देखिए जो विमीय विशेषण है इसके गुण एवं दोष लिखिए। विमीय विश्लेषण के गुण क्या हैं, दोष क्या हैं? तो सबसे पहले गुण देख लेते हैं। गुण क्या है कि भौतिकी के समीकरणों की सत्यता की जांच करें, यानी कि भौतिकी के जो समीकरण हैं उनके सत्यता की जांच हो जाती है, अच्छी बात है। और दूसरा है कि विभिन्न राशियों के बीच वास्तविक संबंध स्थापित करना। विभिन्न राशियां जो भी हैं उनके बीच की वास्तविक जो संबंध है उसको स्थापित करना। और इसके बाद तीसरा है कि किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक की पद्धति के मात्रकों में बदलना। यह इसके जो गुण हो गए। अब इसके बाद दोष देखते हैं कि दोष क्या क्या है। दोष है कि दो समान विमीय सूत्र वाली राशियों को अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि दो समान विमीय सूत्र वाली राशियां हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता, जैसे कि अभी मैंने जस्ट ऊपर आप लोगों को दिखाया ही है। और दूसरा है कि इसमें यह नहीं ज्ञात किया जा सकता कि यह अदिश है या सदिश है, ये भी बात सही है भाई। और विमीय विश्लेषण को साइन थीटा कॉस थीटा या ई एन ए एन तथा लॉग के लिए नहीं प्रयोग किया जा सकता, ये इसके दोष हैं कुछ। अब इसके बाद देखते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय, जो आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार जरूर कर लेना। यह अगर कार्य ऊर्जा इसमें से कुछ भी इसके रिलेटेड आता है तो यह जरूर लिख करके आना एग्जाम में। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है कि किसी वस्तु पर बल लगाने से बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी कि कोई वस्तु अगर इस पर बल लगाते हैं तो उसमें जितना कार्य किया जाना है वह उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा उसके बराबर होगा। अब इसकी उत्पत्ति यानी कि जो यहाँ इसका जो फार्मूला है, फार्मूले का जो मतलब ड्राइवेशन है, या भी कभी कभी पूछता है, तो इसको भी आप लोग एक बार देख लेना, तैयार हो जाएगा। जब वस्तु पर अचर यानी कि कांस्टेंट बल लगता हो तब।
इसके बाद यह पूरा इस तरीके से है, यहाँ पर लास्ट में इसको प्रूफ किया गया है यहाँ पर ला करके, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर है कि आप लोगों का W डेल्टा के, इसके बाद कार्य यानी कि वर्क इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, जितना कार्य होगा वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। मोटा मोटा मान के चलिए कार्य ऊर्जा परिमेय क्या होता है, जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो वस्तु द्वारा उसके गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होते हैं उसके बराबर होता है। यानी कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके बल द्वारा किए जाने के कार्य तथा उसमें गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। जो कार्य होता है वह उसके गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसके बराबर होता है। तो ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, समांतर अक्ष की परिमेय की व्याख्या कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो इसमें क्या, चलिए देखते हैं। किसी वस्तु का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, यानी कि किसी वस्तु का जो है किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, उस वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण IC तथा वस्तु के द्रव्यमान M वह दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पर इसका जो सूत्र देख सकते हैं, और इसको आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को समझाया गया है, आसानी से समझ में आ जाएगा। चित्र को भी देख सकते हैं। यहाँ पर M है, इसका द्रव्यमान है, और उसके बाद R है, यानी कि या जो है इसका आघूर्ण लेंगे, और प्लस इसका आघूर्ण लेने के बाद इसका आघूर्ण लेंगे, और उसके बाद प्लस करेंगे। प्लस क्या करेंगे कि जो M है, M और इसके बीच की लंबवत दूरी का जो है स्क्वायर, जो आप लोगों का सूत्र सामने दिख रहा है, इसको आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे पूरा कंप्लीट जानकारी हो जाएगा। तो लंबवत अक्ष के परितः मतलब लंबवत अक्ष की परिमेय की व्याख्या कीजिए। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले समांतर अक्ष के परिमेय थी, और उसके बाद लंबवत अक्ष। अब लंबवत अक्ष में क्या कहा गया है कि पिंड किसी तल में दो परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का योग इन दोनों अक्षों के लंबवत तीसरे अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। अर्थात लंबवत अक्ष के परिमेय के अनुसार IZ इक्वल टू IX प्लस IY, यहाँ पर देख सकते हैं IX प्लस IY, यहाँ पर IZ ये है तो IX और उसके बाद IY, इन दोनों को ऐड करेंगे तो Z का मतलब मान होगा। तो यह लंबवत अक्ष का जो लंबवत अक्ष की परिमेय यह कहता है। लंबवत अक्ष की परिमेय के अनुसार IZ इक्वल टू IX प्लस IY, मेन इसका यही है। तो इसको भी आप लोग ठंडे दिमाग से सोचना, और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट वगैरह रख लेना, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। ये है कि आप लोग का कोणीय संवेग, बल आघूर्ण तथा बल आघूर्ण परिभाषा दीजिए, इनके मात्रक बीमा बताइए, संबंध इसको जो है सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो कोणीय संवेग क्या है कि घूर्णन गति के विभिन्न अवयवी कणों के रेखीय संवेगों के घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण का योग उस अक्ष के परितः पिंड का कोणीय संवेग कहलाता है। और कोणीय संवेग इक्वल टू जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, यानी कि L इक्वल टू I इंटू ओमेगा। अब ये हो गया, इसका मात्रक जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, इसकी बीमा जो है ml/2 T/-1 होता है। अब बल आघूर्ण क्या होता है, बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो बल का परिमाण जो होता है, बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है, टाउ इक्वल टू F इंटू R। इसका मात्रक स्क्रीन पर देख सकते हैं। बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध, बल आघूर्ण इक्वल टू कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि बल आघूर्ण इक्वल टू कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, यानी कि डेल्टा L/ΔT। अब बल आघूर्ण इक्वल टू जड़त्व आघूर्ण और इंटू कोणीय त्वरण। अब इसको आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है, कैपिलर ग्राहकी नियम। तो यह जो पूरा कंप्लीट है आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा पड़ा है, तो पूरा जरूर देख लेना है वीडियो। और अगर यहाँ तक आप लोग आए हो तो आप लोग एक स्माइल जरूर कमेंट में कुछ ना कुछ भेज देना, ताकि मोटिवेशन आता रहे और आप लोगों के लिए इसी वीडियो ला पाऊँ, है ना। तो कैपिलर का जो नियम है इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप लोगों के सिलेबस में नियम वगैरह दिए हैं सभी आप लोगों को आना चाहिए। जितने भी परिमेय और नियम दिए, जैसे हो गया कार्य ऊर्जा परिमेय, सभी आना चाहिए आप लोगों को। समांतर अक्ष की परिमेय और लंबवत अक्ष की परिमेय दोनों आना चाहिए। कैपिलर ग्राफ संबंधी नियम ये आना चाहिए। तो कैपिलर ने 2-3 नियम दिए थे, तो तीनों नियम को हम देखेंगे 1 बाय 1 करके। तो यह कि इनके अनुसार क्या है, हमारे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। ग्रह के चारों ओर आकाशीय पिंड परिक्रमण करते हैं, जिसे उपग्रह कहते हैं। ये तो नॉर्मल भाषा में आप लोगों को लिखना है, उसके बाद ये आप लोगों को फिगर बनाना है। अब इसमें एक है प्रथम कक्षाओं में, यानी कि दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में
दीर्घवृत्तीय कक्षा को प्रथम नियम, इनके टोटल 3 नियम थे, है ना। तो 3 नियम में से पहला नियम क्या है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं तथा सूर्य दीर्घवृत्ताकार के किसी दीर्घ दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर होता है। देखो एक बार फिर से सुनना, क्या कह रहा है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं तथा सूर्य दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर होता है, ठीक है। अब दूसरा है क्षेत्रफल वेग द्वितीय नियम, और द्वितीय नियम जो होता है यह क्या है कि ग्रह के केंद्र से सूर्य के केंद्र को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल की दूरी तय करती है। ग्रहों के क्षेत्रफलीय वेग का नियम कहते हैं, अर्थात ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखाओं के क्षेत्रफल नियत रहता है। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो फिगर है उसी के लिए है कि जैसे मान लिया 1 सेकंड में इतना सब कुछ है, 1 सेकंड में मान लिया इतना दूरी तय करता है, फिर 1 सेकंड में यहाँ से इतना दूरी तय करता है, यानी कि समान समय में जितना भी दूरी वह उसका प्रकाश तय करेगा, यानी कि उसके जो चाल रहेंगी, तो उसके बीच में जो ये क्षेत्रफल है, यह पूरा क्षेत्रफल है, यह दोनों क्षेत्रफलों के बराबर होगा। यह क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर होंगे। ये आप इनका सेकंड नियम है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्रहों के क्षेत्रफल वेग यानी क्षेत्रफल अपॉन समयांतराल दोनों नियतांक होता है। अब यहाँ पर क्या है, इस ग्रह के कोणीय संवेग संरक्षण, इस मतलब इस ग्रह के कोणीय संवेग संरक्षण नियम भी कहते हैं। हाँ, इसे कोणीय संवेग संरक्षण नियम भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखना। तो यह है परिक्रमण काल, और तृतीय क्या है, परिक्रमण काल का नियम या तृतीय नियम। देखो किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग उसकी सूर्य के औसत दूरी के घनत्व के समानुपाती होता है। तो ये तीनों नियम आप लोग तैयार कर लेना। अब यहाँ पर है कि पलायन वेग और पलायन ऊर्जा को समझाइए। तो पलायन वेग क्या होता है कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है कि जिससे हम किसी पिंड को पृथ्वी के ऊपर फेंकें तो वह पुनः पृथ्वी पर गुरुत्वीय क्षेत्र मतलब वापस नहीं आता है और उसके बाद गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाता है। पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा की पलायन ऊर्जा कहलाती है। यानी कि आप किसी भी पिंड को इतनी वेग से पृथ्वी के ऊपर फेंको कि वह पृथ्वी के मतलब नीचे मतलब वापस लौट कर आ ही ना पाए, उसके बाद जो है गुरुत्वाकर्षण जो लाइन है वह पार कर जाए, जो क्षेत्र है वह पार कर जाए, उसको पलायन वेग कहते हैं। और इसका सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं, GME अपान RE, ये हो गया। अब यह टोटल आप लोग इसका डेरिवेशन भी देख सकते हैं, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। अब यहाँ है कि धारा रेखीय प्रवाह। अब धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है, लेमिनार फ्लो जिसे कहते हैं। अब यहाँ पर जब कोई द्रव किसी एक बहता पानी या किसी एक ही बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों को एक ही मार्ग पर चलते हैं, अतः कणों के आगे आने जाने वाले अनुसरण करते हैं, तो द्रव कैसे प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह करते हैं, उस पर धारा रेखीय। आपने कभी एक कुछ वीडियो देखा होगा, इसको मैं समझाता हूँ, आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा। आप लोगों ने कभी एक कुछ ना कुछ वीडियो देखा होगा जिसमें से पानी गिरता रहता है, रील्स वगैरह तो बहुत देखते ही हैं, देखे होंगे कि जैसे मान लिया यहाँ पे एक टोटी लगा हुआ है इस तरीके से, तो यहाँ पे इस तरीके से मान लिया टोटी लगा हुआ है, यहाँ से पानी गिर रहा है, तो यह पानी अगर मान लिया एक सीधी रेखा में इस तरीके से गिरे, एकदम से सीधी रेखा में गिरे, तो और लगे ना कि हाँ यहाँ से पानी गिर रहा है और पानी गिरता है। अब आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, लेमिनार फ्लो के बारे में सुना होगा, जो रेखीय गति जिसको कहते हैं, कि वह पानी इस तरीके से टोटी से या कहीं से ऊपर से गिरेगा इस तरीके से, तो इसमें पता ही नहीं चलेगा कि यह पानी गिर रहा है या फिर एक सॉलिड है, लगेगा कि सॉलिड है, तो उसी को लेमिनार फ्लो कहते हैं। और जो पानी मतलब इस तरीके से गिरता है ऊपर से, तो उसे कहते हैं मतलब ऊपर से गिरेगा या फिर नदी में कहीं पर भी बहे, तो उसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, यानी कि जो आप लोगों का टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं उसको, ठीक है। और इसको लेमिनार फ्लो कहते हैं, यानी कि धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं, जो एक समान एक ही दिशा में समांतर कणों के इस तरीके से चलते हैं, अनुसरण करके चलते हैं, उसको लेमिनार फ्लो यानी कि धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। अब आदर्श द्रव यानी कि संतृप्त जो समीकरण क्या आते हैं, देखो बर्नौली का प्रमेय भी इसमें है, और बर्नौली का प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। मैं आप लोगों को यहाँ पर तो बता दूंगा, आप लोग तैयार भी कर लेना जा करके। आदर्श द्रव वह द्रव जिसमें श्यानता संपीड़ता और श्यानता शून्य होती है, आदर्श द्रव कहलाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये सभी हो गया। अब हाँ, शांत तत्व का नियम,
हाँ, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कृत्रिम उपग्रह घूमने के लिए आवर्तकाल का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो कृत्रिम उपग्रह घूमने का जो व्यंजक है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसको पढ़ करके आप इजीली तैयार कर सकते हैं। बट मैं एक बार आप लोगों को फिर से पढ़ करके बता ही देता हूँ। यदि कृत्रिम उपग्रह के वृत्तीय कक्ष की त्रिज्या आर हो, जहाँ आर इक्वल टू आर ई प्लस एच, जिसमें आर ई पृथ्वी की त्रिज्या और एच पृथ्वी के सतह से ग्रह उपग्रह की ऊंचाई, तो उपग्रह का परिक्रमण काल अर्थात पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, सही बात है, टी इक्वल टू 2r/v0। अब यहाँ पर इस तरीके से जहाँ उपग्रह की कक्षीय चाल v0 इक्वल टू इतना आ गया, जिसमें एम ई जो होता है पृथ्वी का द्रव्यमान है और जी यह सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान आप लोग समझ सकते हैं कितना होता है। अब ये हो गया। अब घर्षण किसे कहते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब घर्षण के बारे में आप लोगों को मिल जाएगा जो है, हाँ घर्षण फिजिक्स में है, शायद केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री में इसके जो स्नेहक वगैरह है ये सभी केमिस्ट्री में भी आप लोगों को दिए गए हैं। तो दोनों तरफ से तैयार हो जाएगा यहाँ पर। तो घर्षण क्या होता है, मतलब परस्पर दो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। यह उन दोनों वस्तुओं के अणुओं के बीच पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होता है। घर्षण क्या होता है, जब आप लोग मतलब समझते होंगे, घर्षण समझ सकते हैं, जो मतलब क्या रफनेस होता है वही घर्षण होता है। तो स्थैतिक यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्थैतिक घर्षण जो होता है, यह क्या होता है, जब दो वस्तुएं विरामावस्था में होती हैं तो उनके बीच लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इसे हम एफएस से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जब दो वस्तुएं विरामावस्था में हो, जैसे मान लिया कोई वाहन है वह खड़ा हुआ है, जैसे सड़क है, एक सड़क पर कोई वाहन अगर खड़ा हुआ है तो वह उस समय लगने वाले घर्षण को जो है स्थैतिक घर्षण कहते हैं। गतिक घर्षण यानी कि गति की अवस्था में लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण कहते हैं। जब दो वस्तुएं गति की अवस्था में हो तो उनके बीच लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण कहते हैं, जिसे एफ के से डिनोट किया जाता है। इसका मान सीमांत घर्षण से छोटा होता है। सीमांत घर्षण क्या होता है, अब देखो, हाँ सीमांत घर्षण इसमें दिया नहीं है, मतलब, लेकिन मैं सीमांत घर्षण आप लोगों को बता देता हूँ। सीमांत घर्षण यानी कि सीमांत स्थैतिक घर्षण वो वह घर्षण होता है, जैसे कोई वाहन यहाँ पे इस तरीके से खड़ी हुई है, ठीक है, कोई वाहन इस तरीके से यहाँ पे खड़ी हुई है, मान लिया कोई भी है खड़ी हुई है, तो इस तरीके से यह स्टार्ट होकर के जस्ट निकलने वाली है, यहाँ से जस्ट निकलने वाली है, तो इसको जो पहला चक्कर लगाने में जो घर्षण बल लगेगा वह सीमांत घर्षण होगा। इसका मान सबसे ज़्यादा होता है, इसे एफईएस से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो वस्तु विरामावस्था में है और चलने जा रही है, तो जस्ट उस स्थिति में चलने वाली स्थिति, इसी बीच की स्थिति को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अब घर्षण गुणांक और उसके बाद घर्षण कोण की परिभाषा लिखिए। तो यह भी देख लीजिए कि किसी वस्तु, अगर घर्षण के बारे में कुछ भी आता है तो इतना लिख करके आइएगा। घर्षण गुणांक क्या होता है, किसी वस्तु तथा तल के बीच घर्षण बल तथा तल की वस्तु पर अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। एफ इक्वल टू म्यू आर, या जो है म्यू एस एफ अपान जो एफ एस अपान आर। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही आसान वे में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये घर्षण गुणांक हो गया, स्थैतिक घर्षण प्रतिक्रिया बल, है ना। और घर्षण कोण क्या होता है, सीमांत घर्षण बल एफएस तथा अभिलंब प्रतिक्रिया आर के परिणामी पी, अभिलंब प्रतिक्रिया आर के साथ जो कोण बनता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। चित्रानुसार घर्षण कोण जो है थीटा एस है। अब यहाँ पर देखो, अब एक बात ध्यान सुनना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो ठीक है। देखो, अभिलंब प्रतिक्रिया पी यानी कि जो यह प्रतिक्रिया बल है पी है, इसके साथ और उसके बाद साथ जो प्रतिक्रिया बल है ये है, ठीक है, आर। तो जो परिणामी आर है, ये परिणामी है टोटल इसका परिणामी आर, और उसके बाद ये है जो आप लोगों का अभिलंब प्रतिक्रिया। तो इनके बीच का जो कोण बनाता है या घर्षण कोण कहलाता है। अब आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए, है ना। आप लोग ये फिगर वगैरह बना करके आइएगा। अब घर्षण गुणांक किस पर निर्भर करता है, तो घर्षण गुणांक वस्तु की प्रकृति पर, ताप पर, आर्द्रता पर निर्भर करता है। और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ से ढके रास्तों में रेत का छिड़काव क्यों किया जाता है, घर्षण बढ़ाने के लिए। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर बर्फ से ढके होते हैं वहाँ पर रेत का छिड़काव किया जाता है, जिससे घर्षण बना रहे और गाड़ियाँ वहाँ से आ जा पाएँ आराम से। अब सीमांत घर्षण के दो नियम लिखिए। सीमांत घर्षण का क्या नियम है,
सीमांत घर्षण अविलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होता है और सीमांत घर्षण की दिशा सदैव सापेक्षिक गति के विपरीत दिशा होती है। अब संरक्षी तथा असंरक्षी से क्या तात्पर्य है? संरक्षी बल असंरक्षी बल इंपॉर्टेंट है भाई, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को पूछ लिया जाता है। इस बार पेपर पैटर्न में कुछ बदलाव होने वाला है, मैं पहले ही बता देता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा बस। अब संरक्षी बल क्या होता है? वह बल जिसके द्वारा किसी वस्तु का एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच के वास्तविक प्रतिगमन पथ पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि केवल प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, संरक्षी बल कहलाता है। यानी कि जो कोई वस्तु है एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जा रहा है, तो उनके बीच कितना कार्य किया गया यह मायने नहीं रखता है, बल्कि और किस तरीके से वो आ गया यह मायने नहीं रखता है, बल्कि उसके प्रारंभिक स्थिति और बाद की स्थिति पर मैटर करता है। यानी कि कोई वस्तु आप लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले करके जाना है, तो आप किस तरीके से ले करके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे नहीं मतलब है, बस यहाँ से वहाँ तक पहुँच गया, बस यहाँ से वही मतलब है, उसको संरक्षी बल कहते हैं। कि जो दोनों अंतिम प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करे उसे संरक्षी बल कहते हैं। उदाहरण जैसे गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है, कि गुरुत्वीय बल जो लगता है वह संरक्षी बल है। कि जैसे यहाँ पर पृथ्वी से कोई वस्तु आप लोग फेंक दिए, अब वो यहाँ पर जो फेंके हैं तो यहाँ से वह चाहे इधर जा कर के गिरे चाहे इधर जा कर के गिरे, तो गिरना तो नीचे ही है, तो यही है कि आप लोगों का संरक्षी बल ये कहलाता है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति उसको पता होनी चाहिए, बीच में कुछ भी रहे। अब असंरक्षी है क्या है? कि वह बल जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के एक स्थिति से दूसरे स्थिति तक परिवर्तन करने में किसी बल द्वारा उसके विरुद्ध किया जाने कार्य इन दो स्थितियों के बीच अपनाए गए पथ पर निर्भर करता है, असंरक्षी बल कहलाता है। देखो जस्ट यह संरक्षी बल का मतलब अपोजिट है। यह जो इसके बीच का मार्ग था, जैसे कि मैंने बताया एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो यहाँ से आपको यहाँ तक अगर मान लो पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ पर पहुँच गए, बस केवल यही जानकारी लेना संरक्षी बल कहलाता है। और कैसे पहुँचे यहाँ तक ये जानकारी लेना असंरक्षी बल कहलाता है। इतना आसान भाषा में समझाया हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो कंप्लीट एकदम। अब घर्षण बल असंरक्षी बल है, यानी कि आप कहीं पर भी जाओगे, किसी भी पथ पर मान लें गाड़ी चला रहे हो, तो बीच में हमेशा घर्षण बल लगेगा ही लगेगा। तो उसका एक उदाहरण है कि आप लोगों का जो है उसके गमन यानी कि पथ पर जो निर्भर करता है वह असंरक्षी बल है। जो पथ पर नहीं निर्भर करता, एक प्रारंभिक स्थिति और अंतिम की स्थिति पर निर्भर करता है, तो उसे ही जो है असंरक्षी बल कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जो आप लोगों का शक्ति है, शक्ति किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? शक्ति आप लोगों को जानते होंगे, बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। एकांक समय में किए गए कार्य को जो है शक्ति कहते हैं। जो आप लोग एकांक समय में कोई भी कार्य किया जाता है तो उसे शक्ति कहते हैं। देखो अब यह क्या है, मात्र इसका वाट होता है, यानी कि जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं, यह एक अदिश राशि है। अब इसके बारे में और भी ज़्यादा क्या ही लिख सकते हैं। कार्य क्या है, किसी वस्तु पर किया गया बल तथा उसके दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, W = Fs। तो ये हो गया है ना। अब यहाँ पर द्रव्यमान ऊर्जा या किस नियम से जाना जाता है, =mc², यानी कि जो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा नियम है, यहाँ से आप लोगों का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो आता है, या 1 नंबर में आप लोगों को पूछ भी सकता है अगर विकल्प आता है इस बार तो। अब पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों का आधा PDF ही केवल हुआ है, आधा बाकी है, तो वीडियो छोड़ करके मत जाना। अगर यहाँ तो रुके हुए थोड़ा सा और रुक जाना, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, सपोर्ट जरूर करना है। तो पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन क्या होता है? द्रव का मुख्य पृष्ठ। देखो सरफेस टेंशन में आप लोगों को सबसे पहले अपनी भाषा में समझा देता हूँ कि जो सरफेस टेंशन होता है वह अपने आप को कम क्षेत्रफल में करने की कोशिश करता है। हमेशा कम क्षेत्रफल में हमेशा सरफेस टेंशन अपने आप को कोशिश करता है। पानी आप लोग देखते होंगे, कभी कभी पानी पर जो है मक्खियाँ बैठ जाती हैं, तो उस स्थिति में उसके ऊपर वाली लेयर पर पृष्ठ तनाव आ जाता है। पृष्ठ तनाव यानी कि जो ऊपर वाला लेयर होता है अपने आप को सिकुड़ने का प्रयास करता है। देखो इसका थ्योरी मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाता हूँ। द्रव का मुख्य पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल न्यूनतम रखने की प्रवृत्ति होता है, जैसा कि मैंने बताया, तथा यह एक तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। इसमें तनाव होता है। द्रव के पृष्ठ से इस तनाव को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। समझ में आ गया? देखो अब किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस बल के बराबर होता है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई रेखा की एकांक लंबाई पर रेखा के लंबवत तथा द्रव के अदिश अनुदिश कार्य करता है। ठीक है,
अब ससंजक और असंजक बल देख लेना क्या होता है। एक पदार्थ के अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल और दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ एक ही कणु से मिलकर के बना होता है उसे ससंजक बल कहते हैं, और जो पदार्थ यानी कि जिन पदार्थों के बीच में दो या दो से अधिक प्रकार के अणुओं के बीच जो है बल लगता है तो वहाँ उस आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। अब रेनॉल्ड संख्या क्या होता है। प्रयोगों के आधार पर रेनॉल्ड ने यानी कि रेनॉल्ड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने इनाम पर रेनॉल्ड नंबर दे दिया जब इनकी जानकारी लिए। तो प्रयोगों के आधार पर रेनॉल्ड ने यह ज्ञात किया कि यदि द्रव के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम रहता है तो वह प्रवाह धारा रेखीय, और यदि अधिक होता है तो विक्षुब्ध हो जाता है यानी कि टर्बुलेंट हो जाता है। तो इस निश्चित वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। अब देखो इसमें तीन परिभाषाएं आप लोगों को जानने को मिलेंगी। तीन परिभाषाएं, एक बार रेनॉल्ड नंबर जानने को मिलेगा, और एक धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है, और एक जिगजैग यानी कि विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है, और एक क्रांतिक वेग क्या होता है। यह चार परिभाषाएं आप लोगों को जानने को मिलेंगी, तो देखना ध्यान से, सभी को समझाता हूँ। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है। देखो एक यहाँ पर है जो उन्होंने अपना फार्मूला दिया है, BC इक्वल टू मतलब KN अपान जो है रो डी। अब यहाँ पर यह क्या है कि यदि नली में प्रवाहित द्रव का घनत्व रो है, श्यानता गुणांक या नीटा है, इसको नीटा बोलते हैं ना। यदि नली का व्यास d है तो क्रांतिक वेग VC इक्वल टू इतना होगा रो डी। ठीक, अब देखो जहाँ k जो है रेनॉल्ड संख्या है, यदि k का मान 0 से 2000 के मध्य होता है तो यह तरल धारा रेखीय होता है। यानी कि जो k का मान होगा, सबसे पहले फार्मूला लिखना, फिर इसमें लिखना कि जो k का मान है यदि 2000 के अंदर 0 से 2000 के बीच में होगा तो यह प्रवाह धारा रेखीय यानी कि लेमिनार फ्लो होगा। जो हमने अभी जस्ट इसके पीछे बात किया था कि कोई प्रवाह धारा मतलब रेखीय होता है तो उसको पता नहीं चलता है कि वह बह रहा है कि शांत है, या फिर जैसे अगर मान लो टोटी वगैरह से गिर रहा है नीचे, पता ही नहीं चलेगा कि गिर रहा है कि या शांत है, या लगेगा कि ये बर्फ़ जमा हुआ है। इस तरीके से अगर कोई पानी गिर रहा है तो इसका मेन मतलब ये है कि जब k का मान 0 से 2000 के बीच होगा तो यह धारा रेखीय होगा, और यदि इसका हर जो रेनॉल्ड संख्या 3000 से अधिक होगा तो यह विक्षुब्ध प्रवाह माना जाएगा, और जो इसका बीच का स्टेज होता है वह जो है क्रांतिक वेग होता है, इसकी विमा मात्रक नहीं होती है। जो इसका बीच का स्टेज होता है यानी कि देखो यहाँ से 3000 दिया है ना, तो 2000 से लेकर के 3000 के बीच वाला जो स्टेज है या क्रांतिक वेग कहलाता है, इसको भी ध्यान रखना। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अब यह है कि जो अविरतता का सिद्धांत है तो यह भी आप लोग तैयार कर लें। यह जो है बर्नौली के प्रमेय से जो है मिलता जुलता है, तो अगर ये तैयार कर लेते तो बर्नौली का प्रमेय आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। और जस्ट बर्नौली का प्रमेय इसके आगे है। तो सबसे पहले अविरतता का सिद्धांत आप लोगों को समझा देता हूँ कि जब किसी आदर्श द्रव जो यानी कि जो असंपीड्य हो और असान्य द्रव हो तो वही जो है आदर्श द्रव कहलाता है। तो आदर्श द्रव का असमान अनुप्रस्थ प्रतिभेद वाली नली पर, यानी कि असमान जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है दोनों तरफ से असमान होना चाहिए, वाली नली में धारा रेखीय प्रवाह होता है तो नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल तथा उस स्थान के वेग के गुणनफल के नियत रहता है। इसे अविरतता का समीकरण कहते हैं। अब देखो मैं अपनी भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब कोई आदर्श द्रव अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद वाली नली में धारा रेखीय प्रवाह होता है, ठीक है, तो नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ठीक, तथा उस स्थान पर उसके वेग का गुणनफल नियत रहता है। चलो ठीक है, अब समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे इस तरीके से ऐसा कोई सेक्शन लिया गया है जिसका दोनों अनुप्रस्थ काट जो है असमान है, जैसा कि इसमें बताया गया, दो असमान अनुप्रस्थ काट वाला जो नली लिया गया है। तो इसमें क्या होगा कि प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, यानी कि हर जगह पर जो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, तथा उस स्थान पर, जैसे मान लें इस स्थान का हमने क्षेत्रफल लिया, ठीक है,
क्षेत्रफल तथा उस स्थान के वेग, यानी कि और इसमें जो इसके पानी का वेग होगा या फिर जो इसमें बह रहा होगा इसका वेग जो होता है उस स्थान पर द्रव का वेग का गुणनफल नियत रहता है, यानी कि ए जो होगा और इसका जो वेग होगा वह दोनों का जो गुणनफल होगा वह नियतांक होगा। यह इसमें कहा गया है। देखो अब यहाँ पर और भी समझने की कोशिश करते हैं कि नली के एक सिरे ए पर 1 सेकंड में प्रवेश करने वाला 1 सेकंड प्रवेश करने वाला द्रव और द्रव्यमान यम घनत्व आयतन, तो यहाँ पर है कि यम इक्वल टू रो A1V1, ठीक, यम इक्वल टू रो A1V1 इधर हो गया पहले वाले काट का जो है ये, और नली के दूसरे सिरे पर निर्गत द्रव का द्रव्यमान, यह द्रव्यमान लिया गया है पहले सिरे पर और यह दूसरे सिरे पर, तो रो मतलब यम इक्वल टू रो 21 मतलब A2 और उसके बाद V2। अब क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान द्रव के निर्गत द्रव्यमान के बराबर होगा, अर्थात इतना इक्वल टू इतना नियतांक होगा। उपयुक्त समीकरण को आवर्तता का समीकरण कहते हैं। अब मैं समझाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सारांश जो इस पूरे समीकरण का केवल एक ही लाइन में इसका पूरा सोल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। तो देखो आवर्तता का सिद्धांत ये कहता है कि 1 सेकंड में, मान लिया 1 सेकंड में जितना द्रव इस यहाँ से इंटर करेगा उतना ही द्रव यहाँ से बाहर निकलेगा, यह आवर्तता का सिद्धांत कहता है। और यह समीकरण आप लोगों को सिद्ध करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। क्या मैंने बोला कि 1 सेकंड में जितना द्रव यहाँ से इंटर करेगा सेम उतना ही द्रव यहाँ से प्रवाहित करेगा, चाहे जितनी पतली नली बना दिया जाए और या फिर चाहे जितनी मोटी नली बना दिया जाए। क्या होता है देखो समझना बात ध्यान से, क्या होता है अगर यहाँ पर मोटी नली है, यहाँ पर पतली नली है, तो इस यहाँ से जब द्रव इतना ज़्यादा इंटर कर जाएगा तो यहाँ पर इसका वेग बढ़ जाएगा। तो वेग बढ़ने से 1 सेकंड में मान लिया 1 सेकंड में 1000 लीटर यहाँ से पानी इंटर कर गया, तो जस्ट 1 सेकंड में 1000 लीटर पानी यहाँ से डिस्चार्ज होगा। अब वह कितनी दूरी तक जाएगा कि जितना उसका क्षेत्रफल होगा उसी तरीके से उसका वेग जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो ये रहा आवर्तता का समीकरण। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या है, कुछ ऊर्जा है कि बहते द्रव की ऊर्जाएं बहते हुए। देखो इससे पहले मैं आप लोगों को बर्नौली प्रमेय समझा देता हूँ कि बर्नौली प्रमेय इसी पर जस्ट आधारित है, तो बर्नौली प्रमेय भी देख लेना। देखिए यहाँ पर भी इसको भी समझा ही देता हूँ कि बहते हुए द्रव की ऊर्जाएं, यानी कि बहते हुए द्रव में निम्नलिखित 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, दाब ऊर्जा, ये तीनों ऊर्जाएं होती हैं। इसको अपने मन से भी लिख सकते हो। अब ये हो गया, देखो यह ऊर्जा संरक्षण नियम पर भी आधारित है। देखो मैं एक बात आप लोग को क्लियर करना चाहूँगा, जो मैं पढ़ता था, ठीक है, मुझको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता था कि जहाँ कहीं पर लिखना चाहिए तो मैं कहीं ना कहीं उसको लिख देता था इधर उधर कहीं भी। तो जो यह बर्नौली का प्रमेय है या ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। तो क्या कहा गया, जब कोई आदर्श द्रव बिना किसी घर्षण के एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर तरल के एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का स्थिर योग जो है योग स्थिर रहता है। यानी कि क्या कहा गया है कि जब कोई आदर्श द्रव के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया पहले ही कि जब कोई आदर्श द्रव बिना किसी घर्षण के एक स्थान दूसरे स्थान पर जाता है, धारा रेखीय प्रवाह यानी कि जिसका जो है रेनॉल्ड्स संख्या 2000 से कम होता है, प्रवाह में बहता है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर तरल का एकांक आयतन जो होता है उसका जो आयतन होगा वह पूरे ऊर्जा के योग के जो है नियतांक होगा, यानी कि स्थिर होगा, बराबर होगा। अब देखो अर्थात क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर फिर रो जी एच, ठीक है, हाफ रो बी स्क्वायर रो जी एच, यानी कि जो P होगा यहाँ पर दाब होगा और उसके बाद रो आप लोग जानते ही हैं कि घनत्व है, और उसके बाद वी स्क्वायर वी वेग होगा, यहाँ पर रो जी एच समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। निगमन, अब निगमन में यह है कि निगमन आप लोग देख लेना, माना एक्स वाई कोई नली है जिसमें द्रव का धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है और सिरे पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 है, द्रव्यमान का वेग V1 है और उसके बाद द्रव का दाब P1 है तथा यक्ष सिरे की पृथ्वी तल की ऊंचाई H1 है, और इसी प्रकार वाई सिरे पर क्षेत्रफल वेग दाब जो है क्रमशः इतना इतना है, वाई सिरे पर है टोटल पूरा। अब एक्स के प्रवेश करने वाला द्रव यानी कि 1 सेकंड में प्रवेश करने वाला द्रव
में द्रव G दूरी तय करता है तथा द्रव पर बल P1 और उसके बाद A1 कार्य करता है। अतः x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का कार्य जो होगा W1 P1 इंटू A1 होगा। इसी प्रकार y सिरे पर निकलने वाले द्रव का कुल कार्य W2 P2 इक्वल टू A2 इंटू V2। प्रति सेकंड द्रव पर किया जाने वाला नेट कार्य यानी कि पूरा कार्य W इक्वल टू W1 माइनस W2, और यहाँ पर W1 का मान रख दिया गया है, W2 का मान रख दिया गया है। अभिन्नता के समीकरण से यानी कि अभिन्नता का जो समीकरण मैंने अभी जस्ट बताया है, वहाँ से क्या है कि आप लोगों का जितना एक सेकंड में इधर से द्रव प्रवाहित होगा यहाँ पर भी उतना ही निकलेगा। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर कैसे क्या निकला है कि A1V1 इक्वल टू A2V2 और इक्वल टू m/ρ हो गया। अब इन सभी का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 कहाँ पर है, समीकरण 1 यहाँ पर है, तो इनका मान समीकरण 1 में रखने पर जो W है, W यानी कि P1 माइनस P2 और उसके बाद कोष्टक के बाहर जो हो जाएगा आप लोग का m/ρ हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चूंकि प्रति सेकंड x सिरे पर प्रभावित प्रवेश करने वाले तथा y से निकलने वाले प्रत्येक द्रव की गतिज ऊर्जा क्रमशः हाफ mv² प्लस तथा हाफ जो है mv2² है। अतः गतिज ऊर्जा में वृद्धि, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी कि जो वृद्धि होगी दूसरे वाले में से पहला वाला माइनस कर देंगे, यानी कि हाफ mv2² माइनस हाफ mv1²। उसके बाद आप लोगों का ये आ गया हाफ v2² माइनस v1²। इसी प्रकार द्रव की स्थिति ऊर्जा में कमी mgh1 माइनस mgh2, mg कॉमन कर लेंगे, h1 माइनस h2 हो जाएगा। फिर आप लोग का सेकंड यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, अब बता दिया मैंने। अब इसके बाद क्या करेंगे कि अब जो है समीकरण 2 तथा 3 से द्रव ऊर्जा की नेट ऊर्जा यानी कि जो नेट वृद्धि है, अब जो समीकरण 3 जो नेट वृद्धि है यानी कि जो ये 2 है, 2 माइनस 3 किया गया है, हाँ 2 माइनस 3 यानी कि समीकरण जो 2 था वहाँ से 3 माइनस कर दिया गया है। इसके बाद क्या होता है देखते हैं। ऊर्जा में यह वृद्धि द्रव पर किए गए कार्य के कारण होता है, यानी कि जो यह वृद्धि है द्रव पर किए गए कार्य के कारण होता है, और द्रव पर किया गया नेट कार्य इक्वल टू द्रव की नेट ऊर्जा में वृद्धि। ठीक, टोटल आप लोग यह मान रख करके यानी कि जो बराबर द्रव पर किया गया कार्य और द्रव की नेट ऊर्जा में वृद्धि जो हुई है दोनों को बराबर कर दिया गया है, और जो आप लोगों का समीकरण आया है निकल करके यही सामने आया है। उपरोक्त समीकरण को ही बर्नौली का प्रमेय समीकरण कहा जाता है, और यह तैयार कर लेना आप लोग चाहे जैसे भी करके, इसको तैयार होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, तैयार कर लेना। अब देखो अब क्या है कि ऊर्जा संचरण क्या होता है। ऊर्जा संचरण भी इम्पोर्टेंट है भाई, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है ऊर्जा संचरण, आप लोगों को देखना ही है, देखना जरूर है ऊर्जा संचरण। देखो ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली प्रक्रिया को ऊष्मा का संचरण कहा जाता है। ऊष्मा संचरण की प्रक्रिया मुख्यतः 3 विधियां, एक चालन और संवहन विकिरण। चालन क्या होता है, देखो चालन है कि जो यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा माध्यम के गर्म भागों से ठंडे भागों की ओर प्रत्येक कण आगे वाले कणों में होती है और संचारित है, परंतु मध्यम के कणों में अपना स्थान नहीं बनाती है, अपने स्थान पर ही बनी रहती है। ठीक है, तो यही सब है, आप लोग देख लेना। अब मैं आप लोगों को एक एक चीज़ पढ़ करके सुनाऊंगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब यहाँ पर हाँ ये देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध, अल्फा बीटा में संबंध है, एक ये हो गया। रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, और हाँ ये दोनों में भी संबंध, ये भी सही है। देखो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए कि अगर यहाँ तक भी अगर आप लोग रुके हुए हो तो आप लोग वाकई में कुछ करना चाहते हो, ठीक है, तो बात ये है कि आप लोग का एक काम करना, कमेंट में एक इमोजी जो है थम्सअप वाला, थम्सअप इमोजी जो होता है, एक थम्सअप इमोजी भेज देना, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ यहाँ पर कितने बच्चे जो है इस तरीके से सामने जुड़े हुए हैं। थम्सअप इमोजी आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट में भेज देना, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे यहाँ तक आए हुए हैं जो कि कंप्लीट वीडियो वॉच किए हैं। कमेंट तो काफ़ी लोगों का आया था, लेकिन देखते हैं कि कितने बच्चे जो है वीडियो को देखे हुए हैं। आप लोगों के लिए मेहनत किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर समतापी तल, ऐसे तल जिसमें सभी बिंदु समान ताप हों, समतापी तल कहलाते हैं। अर्थात एक तल में निश्चित बिंदु निश्चित क्या होता है कि सुनो फिर से,
ऐसे तल जिसमें सभी बिंदुएं समान ताप यानी कि समान ताप क्यों समतापी कहलाती हैं यार, आसान ही है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ऐसे तल जिसमें सभी बिंदुएं समान ताप क्यों समतापी कहलाती हैं, अर्थात एक तल में स्थित सभी बिंदुओं के मध्यम उष्मा उस स्थानांतरण नहीं होता है, ऐसे उष्मा को समतापी कहते हैं। और ताप प्रवणता, दो समतापी पृष्ठों के बीच सापेक्ष ताप परिवर्तन की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। यदि दो समतापी पृष्ठों के बीच तापांतर उसके बीच दूरी डेल्टा एक्स हो तो ताप प्रवणता भी इस तरीके से है। अब यह पीडीएफ आप लोग को जो, अगर आप लोग जो पासवर्ड आप लोग बताते हैं तो आप लोगों को मतलब टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा सब कुछ, तो उसको ज्वाइन करके ही रखना। और एक ये क्या है कि हाँ, उष्मा चालकता यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मा चालकता भी है जो इम्पोर्टेंट है भाई, मैंने खोज करके आप लोगों के लिए रख दिया है। अब आप लोगों की मेहनत है, अब आप लोग इसको ढूंढ करके लिखिएगा। कंप्लीट जो समदाब प्रक्रम, समताप प्रक्रम या सभी ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है किंतु नष्ट नहीं किया जा सकता। इसे ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत भी कहते हैं। ऊर्जा रूपांतरण की ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है। अब आघूर्ण जो एक चैप्टर है, आघूर्ण को भी जल्दी से देख लेते हैं। दृढ़ पिंड यानी कि यदि किसी पिंड का बाह्य बल लगने पर पिंड के विभिन्न कणों में परस्पर कोई विस्थापन ना हो तो ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। जैसे टाउ हो गया, एफ आर फ्रैक्शन, ये सभी हो गया, ठीक है। बल आघूर्ण क्या होता है, किसी बाह्य बल द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष के चारों ओर घुमाने के प्रभाव को उस बल का आघूर्ण तथा बल आघूर्ण कहते हैं। ऐसा इसे टाउ से भी प्रदर्शित किया जाता है। अब बल आघूर्ण के दैनिक, अब बल एवं गति जो होता है, एक समान वृत्तीय गति क्या होता है कि जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसकी चारों तरफ वृत्तीय पथ पर अचर चाल से चलता है तो उस गति को एक समान गति कहते हैं। यह समतल का एक उदाहरण है। यह हो गया। अब कोणीय विस्थापन यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है कि कोणीय विस्थापन जो होता है कि वृत्तीय गति प्राप्त करता हुआ कोई कण किसी क्षण समय में वृत्त के केंद्र पर जितना कोण घूमता है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं, ठीक है। किसी समय में वह जितना कोण घूमेगा उसे कोणीय विस्थापन कहेंगे। कोणीय वेग क्या होता है कि वृत्तीय गति में कोणीय वेग वगैरह हर साल पूछे जाते हैं भाई। देखो एक बात और बता दूं, ये जो इम्पोर्टेंट है इसको एकदम से तैयार कर लेना, यह जरूर आएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, यह आएगा तो आएगा, इसको तैयार कर लेना। 1 नंबर 2 नंबर चाहे जहाँ भी आए ये आएगा, इसको तैयार कर लेना, आएगा। और इसको तैयार कर लेना, 100% दोनों में से एक आना ही आना है, तो इसको तैयार कर लेना, जरूर से जरूर तैयार कर लेना। अब क्या है देखो, इन दोनों को समझने से पहले हमको दोनों ऊपर के दोनों समझने होंगे। अब कोणीय विस्थापन क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि किसी समय में वह जितना कोण विस्थापन होता है कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोणीय वेग होता है वृत्ताकार गति में किसी कण द्वारा कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, यानी कि कोणीय वेग इक्वल टू कोणीय विस्थापन अपान समयांतराल। अब इन दोनों में संबंध क्या होता है, कोणीय वेग रेखीय वेग में संबंध क्या होगा, माना कोई कण डेल्टा टी समय में वृत्त की परिधि पर डेल्टा एस दूरी तय करता है, तब कण का कोणीय विस्थापन यानी कि जो है डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपान आर हो जाएगा। दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देने पर इस तरीके से आप लोग इसको देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अब समय काफ़ी हो रहा है, कोणीय त्वरण आप लोग देख लेना। फिर लास्ट में ये संबंध है, संबंध को देख करके अब आप लोग का हो गया समाप्त। तो ये रहा, आप लोगों को यह जो है पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो पासवर्ड दिया गया है बीच में उसको डाल देना, आप लोगों को मिल जाएगा। और चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना जो मैंने बताया है बीच में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।